जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी है अपमान बना वरदान। अरे माँ, आप तो जानती ही हैं, कुछ ही दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और इसी समय हमारी फुल टाइम मेड भी अपने गांव चली गई है। अब सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। बोलकर गई थी कि 4-5 महीने बाद वापस आ जाऊंगी। अब इतनी जल्दी दूसरी नई नौकरानी कहाँ से लेकर आऊँ? आप भी भाई के पास दुबई जाकर बैठ गई हो। रोशनी ने परेशान होते हुए अपनी माँ से कहा। तो माँ बोली, अरे बेटा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? कोई नई नौकरानी ढूंढने की क्या ज़रूरत है तुझे? अरे जब घर में ही बिना पैसों के काम करने वाले हट्टे कट्टे 2 नौकर हैं तो अरे तेरे सास ससुर किस दिन काम आएंगे? अच्छे खासे भले चंगे तो हैं वे दोनों। उन दोनों के होते हुए तुझे फुल टाइम मेड की क्या ज़रूरत है? और फिर दोनों को दादा दादी जो बनाने जा रही है, अरे इतना तो कर ही सकते हैं ना वे तेरे लिए। अरे जब तक ज़रूरत हो तब तक काम करवा लेना, फिर जैसे ही काम निकल जाए घर से चलता कर देना। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर रोशनी की आंखों में चमक आ गई। माँ, यह तो बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने। शाम को जब उसका पति दीपक घर आया, रोशनी मायूसी का मुखौटा लगाए उसे चाय देने लगी। अरे रोशनी, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों हो? तभी रोशनी ने कहा, मैं सोच रही थी कि आपके माँ बाबूजी को कुछ समय के लिए यहाँ बुला लेती हूँ। लेकिन क्या रोशनी? लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से कहीं सासू माँ और ससुर जी नाराज़ तो नहीं है मुझसे? अरे नहीं, मैं जानता हूँ अपने माँ बाबूजी को अच्छे से। हमारे बुलाते ही दौड़े चले आएंगे दोनों। आखिर दादा दादी जो बनने वाले हैं। अजी सुनते हो? आज दीपक का फ़ोन आया था, शकुंतला जी ने चहकते हुए कहा। तो रामनारायण जी की तो जैसे खुशी का ठिकाना ना रहा। अच्छा, इतने दिनों बाद? चलो याद तो किया उसने। क्या कह रहा था? तुम्हारा लाडला। अरे बहू बेटे ठीक तो है ना? दरअसल बहू की डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है तो अपने घर बुला रहा था हम दोनों को। बेटे से बात करके तो शकुंतला जी की खुशी 7वें आसमान पर थी, लेकिन अचानक ही रामनारायण जी और शकुंतला जी पिछली बातों को याद करके उदास हो गए। दरअसल 1 वर्ष पहले की ही बात है। शकुंतला जी और रामनारायण जी अपने बेटे और बहू के घर कुछ दिन बिताने के लिए गए थे। उनकी बहू रोशनी जान चुकी थी कि उसके सास ससुर बहुत ही सीधे साधे हैं, तो उसने इस बात का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया था। सारा दिन तबीयत खराब होने का बहाना करती थी और सारा काम अपनी सास और ससुर पर डाल देती थी। यह देखकर शकुंतला जी को अच्छा नहीं लगा, तो वह बहू से बोली, बहू, तुम्हारे ससुर जी की उम्र हो गई है। इस उम्र में जब भी वे ज़्यादा काम कर लेते हैं तो थक जाते हैं। इस उम्र में अब ज़्यादा भागा दौड़ी करने से उनकी सांस भी फूलने लगती है। मैंने आज तक तुम्हारे ससुर जी से घर का कोई काम नहीं कराया। थोड़ा बहुत वो मेरे संग घर में हाथ बटा दिया करते थे। घर में सास बहू के होते हुए ससुर काम करे अच्छा नहीं लगता। इतना कहने की ही देर थी कि बहू ने तो हंगामा ही खड़ा कर दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। शकुंतला जी और रामनारायण जी चुपचाप खड़े अपमान भरे शब्द सहन कर रहे थे और उधर दीपक अपनी पत्नी के सामने कुछ बोल नहीं सका। शकुंतला जी और रामनारायण जी अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अपने घर वापस आ गए थे। शकुंतला जी की पिछली यादों में खोई हुई थी। इतने में रामनारायण जी बोले, अरे शकुंतला, कहाँ खोई हुई हो? अभी तक वही सोच रही हो? पिछली सारी बातों को छोड़ो और जल्दी से सामान पैक करो। रामनारायण जी ने अपनी पत्नी शकुंतला जी से कहा, तुम तो जानती ही हो, आलोक की शादी को 10 साल हो गए हैं और इतने सालों बाद अब जाकर हमारे बेटे के घर खुशियाँ आई हैं। अपने पति की बात सुनकर शकुंतला जी बोली, जी हाँ, आप कह तो ठीक ही रहे हो। मैं जल्दी से सामान पैक कर लेती हूँ। सुनिए जी,
मैं जरा नेहा से बोल कर आती हूँ। हम कुछ समय के लिए अपने बेटे के घर जा रहे हैं। दरअसल रामनारायण जी और शकुंतला जी अपने घर का एक हिस्सा किराए पर उठा रखा है, जहाँ नीलम और विकास अपने प्यारे से बेटे गौरव के साथ रहते हैं। वे दोनों ही कैंटीन का काम करते हैं। पास में ही गवर्नमेंट बैंक है, तो उनका कैंटीन का काम बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ ही सालों में शकुंतला जी और नीलम का एक दूसरे के साथ खास लगाव हो गया था। नीलम, ओ नीलम! शकुंतला जी की आवाज़ सुनकर नीलम कैंटीन से बाहर आ गई। तभी शकुंतला जी बहुत चहकते हुए और मुस्कुराते हुए बोली, अरे नीलम, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं जल्दी ही दादी बनने वाली हूँ। अरे वाह आंटी जी, यह तो बड़ी खुशी की बात बताई आपने। शकुंतला जी ने कहा, नीलम, मेरे बेटे ने पूरे 6 महीने की तैयारी करके आने को बोला है। अभी तो सारी पैकिंग भी पड़ी हुई है। तुम अपनी कैंटीन का काम निपटाकर मेरी मदद करने के लिए आ जाना। शकुंतला जी बोली। इतने में विकास की आवाज़ आई, नीलम, कैंटीन का काम मैं संभाल लूँगा, तुम जाओ और आंटी जी की मदद कर दो। नीलम ने शकुंतला जी की पैकिंग करने में मदद की और शकुंतला जी के साथ मिलकर उनकी बहू के लिए गोंद के लड्डू भी बनाकर दिए। जाने से पहले रास्ते के लिए नीलम ने टिफ़िन भी पैक कर दिया। ट्रेन में से वे दोनों अपने बेटे के घर जाने के लिए रवाना हो गए। उधर दीपक उन्हें लेने स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन से गाड़ी में बिठाकर उन दोनों को अपने घर ले आया। जैसे ही वे घर पहुंचे तो बहू से मिलकर शकुंतला जी और रामनारायण जी ने सारे मन मुटाव भुलाकर उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। शकुंतला जी ने घर पहुंचते ही घर के सारे कामों की जिम्मेदारी ले ली। सारे घर के काम जो काम वाली बाई की अनुपस्थिति में बिखरे हुए थे, शकुंतला जी ने आते ही बड़ी ही कुशलता के साथ व्यवस्थित कर दिए थे। वह रोजाना अपनी बहू को हेल्दी और पौष्टिक खाना बना बनाकर खिलाती थी। उधर रोशनी भी अपनी बातों में शहद लपेट लपेट कर अपनी सासू माँ से चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी। सारा दिन बस प्यार से माँ जी, बाबूजी, माँ जी, बाबूजी, यह कह कहकर घर के सारे काम करवा लिया करती थी। 9 महीने पूरे हो गए। रोशनी ने एक बेटे को जन्म दिया। दादा दादी तो खुशी के मारे जमीन पर पैर ही नहीं टिक रहे थे। माँ जी देखिए ना, यह तो बिल्कुल मुझ पर ही गया है। तभी शकुंतला जी पोती की तरफ देखते हुए बोली, नहीं बहू, मेरा पोता बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है। और देखो, इसने तो मुझे गीला कर दिया। रामनारायण जी बच्चे को शकुंतला जी को देते हुए बोले। तभी सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। बच्चा होने के बाद शकुंतला जी और रामनारायण जी ने बहू की खूब सेवा की। बच्चों का ख्याल रखना, रसोई का सारा काम, बहू के लिए अलग अलग पौष्टिक भोजन बनाना। शकुंतला जी और रामनारायण जी की उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहू को कोई तकलीफ़ ना हो, यही सोच सोचकर दिन रात उसकी सेवा में लगे रहते थे। रामनारायण जी के घुटनों में काफ़ी तकलीफ़ रहती थी। उन्हें बैठने उठने चलने फिरने में भी काफ़ी परेशानी होने लगी थी। वह फिर भी काम करने में शकुंतला जी का पूरा साथ दिया करते थे। रामनारायण जी घर बाहर जो भी काम होता था, उन सारे कामों में शकुंतला जी का हाथ बटाया करते थे। बहू की सेवा करते करते दोनों को 2 से 3 महीने बीत गए। बच्चे के लाड़ दुलार में शकुंतला जी और रामनारायण जी का समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। धीरे धीरे बच्चे को भी अपने दादा दादी के हाथों की स्पर्श का पहचान हो गई। यह बात बहू रोशनी को खटकने लगी। कुछ दिनों के बाद रोशनी की काम वाली बाई अपने गांव से वापस लौट आई थी। शकुंतला जी के मना करने कर भी उसने यह दलील देते हुए उसे काम पर बुला लिया कि मुझे अच्छा नहीं लगता बुढ़ापे में बाबूजी माँ के संग बच्चे को संभालें और घर के काम भी करें। माँ, आप और बाबूजी दिन भर काम करके और बच्चे को संभालकर थक जाते हैं। एक दिन जब शकुंतला जी
बच्चे को चम्मच से दूध पिला रही थी तो बच्चे ने थोड़ी सी खांसी करते हुए उल्टी कर दी थी। बस फिर क्या था, रोशनी को तो जैसे बहाना मिल गया अपनी सास और ससुर पर चिल्लाने का। तभी रोशनी ने चिल्लाते हुए कहा, आपसे कितनी बार कहा है, बच्चे को आया संभाल लेगी। अब आप बूढ़े हो गए हो, आपके बस का नहीं है ये सारे काम करना। कल को आपकी वजह से मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो कौन जवाब देगा। तभी शकुंतला जी की गोद से बच्चे को उठाते हुए दीपक ने सारी जिम्मेदारी आया को दे दी। लेकिन बूढ़े दादा दादी का मोह तो बच्चे में ही अटका हुआ था। दोस्तों, वह कहावत है ना, मूल से ज़्यादा तो ब्याज प्यारी होती है। इसीलिए ममतावश वह चुपके से कभी कभी अपने पोते को गोद में उठा लेते थे। एक दिन रोशनी और दीपक कहीं बाहर गए हुए थे तो बच्चे को आया को देकर गए, लेकिन बच्चा लगातार आया की गोद में रोता ही जा रहा था। आया उसे चुप कराने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी शकुंतला जी से रहा नहीं गया और ममता में आकर उन्होंने बच्चे को रोते बिलखते देखा नहीं गया। आया के हाथ से बच्चे को लेकर अपनी गोद में लिटा लिया। तुरंत ही उसकी नाभि पर हींग लगाने लगी। बच्चा तुरंत ही अपनी दादी का स्पर्श पाकर चुप हो गया और मुस्कुराने लगा। कुछ ही देर बाद रोशनी और दीपक घर वापस आए तो आया ने उनके कान भर दिए। मैडम जी, जब आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं है तो मुझे काम पर रखने की क्या ज़रूरत है। आपके सास ससुर बच्चे को मुझे छूने भी नहीं देते हैं। अब मैं आपके घर के काम नहीं करूँगी और ना ही आपके बच्चे को संभालूंगी। तभी रोशनी कामवाली की बातों को सुनकर अपनी सास शकुंतला जी पर भड़कते हुए बोली, माँ जी, आपसे कितनी बार मना किया है कि बच्चे को गोद में मत उठाया करो। आप अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आती हो। अरे, अब क्या बच्चे की जान लेकर ही मानोगी। रोशनी ने जब तक उसका मन नहीं भर गया अपने बूढ़े सास ससुर को खरी खोटी सुनाती रही और आया के आगे हाथ जोड़कर उसे मनाने लगी। शकुंतला जी और राम नारायण जी अपमान का घूंट पीकर ही रह गए, क्योंकि जब बहू इतना सब कुछ कह सुन रही थी, उनका बेटा वहीं खड़ा अपने माँ बाप का अपमान देख रहा था। जब बेटा ही ऐसा हो तो बहू से क्या उम्मीद रखें। इतनी खरी खोटी सुनने के बाद भी पोते के मुंह में बेटे बहू का घर छोड़ना नहीं चाहते थे। शकुंतला जी और राम नारायण जी दोनों अपने कमरे में जाकर एक दूसरे के कंधे पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगे। राम नारायण जी बोले, शकुंतला, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी अपने बेटे से। जिस बेटे को हमने बड़े नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया, वही बेटा आज वहाँ खड़े खड़े अपने माँ बाप का अपमान देख रहा था। अब तो मुझे उसे अपना बेटा कहने में भी शर्म आती है। अब तो आलम यह हो गया था कि सारा दिन बैठकर बच्चे को आया संभालने लगी और बहू अपनी माँ के साथ फ़ोन पर बिजी रहती थी और बूढ़े लाचार शकुंतला जी और राम नारायण जी घर और बाहर के सारे काम छोड़ दिए गए थे। यहाँ तक कि आया का खाना भी शकुंतला जी को ही बनाना पड़ता था। अब शकुंतला जी से अपने पति को काम करते हुए देखा नहीं जा रहा था। उधर राम नारायण जी शकुंतला जी को इतना काम करते हुए देखकर मन ही मन कुढ़ते जा रहे थे। एक दिन बहू ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, आज आपके बेटे के कुछ ऑफिस से दोस्त आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ स्नैक्स चाय नाश्ते का इंतज़ाम कर देना। शाम को जब दीपक के कुछ दोस्त घर आए तो उनका आदर सम्मान के साथ शकुंतला जी ने सोफे पर बिठाया। अपने हाथों के बने लजीज समोसे, कचौरी, खमन, ढोकला और चाय नाश्ता बनाकर पिलाया और फिर रसोई में जाकर बर्तन साफ करने में लग गई। लेकिन अचानक उन्होंने जो सुना उनके कानों को यकीन नहीं हुआ। दीपक के दोस्त के संग उनकी पत्नियां भी आई थीं। दोस्तों की पत्नियां उससे कह रही थी, रोशनी, तुम्हें काम वाली बाई तो बहुत ही अच्छी मिली हुई है।
जो इतना लजीज खाना बनाती है। अरे कहाँ से ढूंढी तुमने इतनी होनहार काम वाली बाई? अरे कितना पगार लेती होगी यह? इतनी अच्छी काम वाली हमारे लिए भी ढूंढ देना। अपनी सहेलियों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर रोशनी हंस पड़ी, लेकिन उसे इतना भी ना कहा गया कि यह नौकरानी नहीं बल्कि मेरी सासू माँ है। थोड़ी देर बाद शकुंतला जी अपने हाथ धोकर अंदर आ गईं और सबके साथ आकर सोफे पर बैठ गईं। दीपक के दोस्त और उसकी पत्नियां उनको अपने पास बैठा देखकर चौंक गए। तो शकुंतला जी बोली, आप लोगों की जानकारी के लिए बता देती हूँ, मैं यहाँ की कोई नौकरानी नहीं बल्कि आपके दोस्त की सासू माँ हूँ। आपकी प्रिय सहेली ने आपको नहीं बताया तो मैंने सोचा कि मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। उनके मुंह से ये सारी बातें सुनकर सारी सहेलियाँ चौंक गईं और हैरानी से रोशनी की तरफ देखने लगीं। शकुंतला जी बोली, बहू, माना कि घर में नौकर नौकरानी रखना अच्छी बात है तुम्हारे स्टेटस के लिए, लेकिन अपनी ही सास को नौकरानी करार देना कहाँ का स्टेटस है। रोशनी उस समय तो चुप रही, उसने कुछ बोलना उचित नहीं समझा, लेकिन जैसे ही उसके सारे दोस्त वहाँ से चले गए उसने तो जैसे पूरे घर को हिलाकर ही रख दिया। आज तो रोशनी ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। हैरानी की बात तो यह थी कि उनका अपना बेटा भी उनका पक्ष नहीं समझ पाया। माँ, इतनी छोटी सी बात पर पतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत थी आपको? अरे हमारे दोस्तों के सामने आपने हमारी इंसल्ट कर दी। थोड़ी देर आप लोग चुप नहीं रह सकते थे? कौन सा आपको नौकर कहने से आप नौकर बन जाते? अरे दोस्त यार में तो ये सारी मस्ती मजाक चलती रहती है। आपने तो अपनी ही बहू बेटे को नजर मिलाने लायक नहीं छोड़ा। तभी रामनारायण जी बोले, बेटा, तुम्हारे लिए सारी छोटी बातें होंगी पर हमारे लिए ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हारी माँ को यानी घर की मालकिन को नौकरानी बना दिया गया। अरे बेटा, माँ बाप को तो बच्चे अपने सर का ताज समझते हैं, लेकिन तुमने तो हमें अपने पैर की जूती समझते हो। माफ़ करना बेटा, अब हमसे चुप नहीं रहा जाएगा। बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। बहुत दिनों से हम तुम दोनों की बदतमीजियों को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब बस पानी सर से ऊपर हो चुका है और यदि अब हम दोनों इस घर में एक पल के लिए भी रुके तो ये हमारा अपमान होगा। तभी रामनारायण जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में ले जाते हैं और अपना सारा सामान पैक करने लगते हैं। सामान पैक होते ही वे सोचकर कि कहीं बच्चे का मुंह उन्हें रोक न ले, इसलिए दूर से ही देखकर वह लोग निकल जाते हैं। जिस बहू की उन्होंने अपनी बेटी से भी बढ़कर सेवा की थी, उसी बहू ने बेइज्जती का इनाम देकर उन्हें आज घर से रवाना कर दिया और उनके खुद के अपने बेटे ने उन्हें एक बार रोका तक नहीं। रामनारायण जी और शकुंतला जी पहली ट्रेन पकड़कर अपने घर वापस लौट आए। रह रहकर दोनों के मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था। उम्र के इस पड़ाव में जब बच्चे की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, अब कैसे गुजारा करेंगे बिना बेटे के? महीने में के अंत में आने वाले किराए के अतिरिक्त कोई और कमाई का साधन नहीं था उनके पास। सारी जमा पूंजी उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई और शहर में उसको घर दिलवाने में खर्च कर दी थी। रामनारायण जी को अंदर ही अंदर ये सारी बातें कमज़ोर कर रही थी। घर पहुंचते ही जैसे ही उन्होंने घर की घंटी बजाई, नीलम के बाहर आने से पहले गौरव बाहर आ गया। अरे दादी, दादू, आप कहाँ गए थे? आप दोनों कहीं गए थे? हाथ जोड़कर नीलम ने दरवाज़ा खोला। नीलम के चेहरे पर उन्हें देखकर खुशी और हैरानी दोनों ही थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अंकल और आंटी 6 महीने का कहकर इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए, वह भी अपना पूरा सामान लेकर। उनके चेहरे के भाव देखकर मैं सारा मामला समझ गई। अंकल जी, आंटी जी, आप लोग थक गए होंगे, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए। मैं आप दोनों के लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती हूँ।
नीलम ने कहा तो शकुंतला जी की आंखें नम हो गईं। जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो शकुंतला जी को अपना आशियाना पाकर बहुत ही संतोष हुआ। लेकिन उधर राम नारायण जी को रह रहकर अंदर ही अंदर बहू के शब्द खाए जा रहे थे। जैसे ही वे अपने कमरे में कदम रखने लगे, अचानक शकुंतला जी के दिल में तेज दर्द शुरू हो गया। इससे पहले राम नारायण जी उन्हें संभाल पाते, इससे पहले ही शकुंतला जी जमीन पर गिर चुकी थी। राम नारायण जी की आवाज़ सुनकर नीलम और विकास भागे भागे अंदर आ गए। लेकिन तब तक शकुंतला जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अब तो राम नारायण जी पर जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। नीलम और विकास ने जैसे तैसे करके उन्हें बड़ी ही मुश्किल से संभाला। जब बेटे और बहू को उनकी मां की मृत्यु की खबर दी गई तो दोनों अंतिम संस्कार की लोकचार निभाकर चले गए। एक बार अपने बूढ़े बाप का हालचाल जानने तक की कोशिश नहीं की, लेकिन उनके अपने किराएदारों ने उन्हें हर कदम पर सहारा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और राम नारायण जी की हालत अब कुछ सामान्य होने लगी। एक दिन नीलम और विकास का बेटा गौरव कुछ बीमार पड़ गया तो उस दिन वह पूरे दिन हॉस्पिटल में एडमिट था। उधर राम नारायण जी ने बहू के घर में काम करते करते शकुंतला जी के संग खाना बनाना सीख लिया था। तो नीलम और विकास की अनुपस्थिति में राम नारायण जी ने कैंटीन का सारा काम संभाल लिया था। उनका बनाया हुआ खाना आज सभी ग्राहकों को बहुत पसंद आया। बैंक में काम करने वाले उनके खाने के दीवाने हो गए। उस समय राम नारायण जी को अचानक पता चला कि उनके किराएदार विकास और नीलम ने अपना मकान खरीद लिया है और वे वहीं अपना रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। दरअसल उन्होंने यह मकान 2 महीने पहले ही खरीद लिया था, लेकिन आंटी जी की जाने के बाद वह अंकल को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। इसीलिए अंकल को संभालने के लिए उन्होंने अपना गृह प्रवेश कुछ समय के लिए टाल दिया था। यह बात जानकर राम नारायण जी विकास के पास गए और बोले, उसे बधाई देते हुए गले लगा लिया। बेटा, मेरा इतना भी ख्याल मत रखो कि मैं तुम्हें जाने ही ना दूँ। राम नारायण जी ने विकास को कह दिया कि वह बिल्कुल ठीक है और सारी तैयारी करवाकर उन्हें भारी दिल से विदा किया। लेकिन अब राम नारायण जी बिल्कुल ही अकेले रह गए थे और साथ में किराए से आने वाली आमदनी भी अब बंद हो चुकी थी। अब इस उम्र में अपना गुजारा कैसे करेंगे, इसके आगे हाथ फैलाएंगे। बैठे बैठे ये सारी बातें सोच ही रहे थे, क्योंकि जमा पूंजी तो उनके पास कुछ थी नहीं और ज़िंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ करना भी चाहते थे। लेकिन अब इस बुढ़ापे में उन्हें नौकरी देता भी कौन। तभी उनके गालों पे आंसुओं की धारा टपक टपक कर उनके कुर्ते को भिगो रही थी। यही सोच सोच कर उनका दिल बैठा जा रहा था। इतने में घर की डोल बेल बजी। देखा तो बैंक के कुछ लड़कियां बाहर खड़ी थीं। तभी वह लड़कियां राम नारायण जी के पास आकर टिफ़िन सर्विस के लिए आग्रह करती हैं। अंकल जी, हमने उस दिन आपके हाथ का बना हुआ खाना खाया था और वह खाना बहुत ही लाजवाब था। आपके हाथ का खाना खाकर हमें अपने घर के खाने की याद आ गई। प्लीज़, अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो आप हमारे लिए खाना बना दिया करोगे। उन बच्चों के मुंह से ये सारी बातें सुनकर राम नारायण जी कुछ सोच में पड़ गए और अंदर जाकर अपनी पत्नी की तस्वीर के आगे खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, शकुंतला, तुम ही बताओ, क्या इस उम्र में मैं ये सारा काम कर सकता हूँ? भला मैं तुम्हारे बिना ये सारा काम कैसे संभालूंगा? ये सारा खाना बनाना मैं तुमसे ही तो सीखा हूँ और इस उम्र में नया काम करना कैसे संभव है मेरे लिए? लोग क्या कहेंगे? तभी शायद शकुंतला जी से बात करते करते उनके मन में एक नई ऊर्जा का स्रोत हुआ
और आँखों में से चमक आ गई, जैसे शायद उन्हें अपने जीवन का मकसद मिल गया हो। तभी उन्होंने अपने जीवन को एक नई दशा देने का निर्णय कर लिया। फिर उन्होंने नीलम और विकास को फ़ोन करके अपने घर बुलवाया और टिफ़िन सर्विस शुरू करने की सलाह दी। उनकी मदद भी मांगी। 2-3 दिनों में ही नीलम की मदद से रामनारायण जी ने अपना काम शुरू कर दिया और अपनी मदद करने के लिए 1-2 लड़के और लड़कियों को भी रख लिया, जो सारा दिन भाग दौड़ का काम संभाल सकें और खाना बनाने में उनकी मदद कर सकें। रामनारायण जी का खाना दिनों दिन लोगों को बहुत पसंद आने लगा। दूर दूर तक उनके खाने की तारीफ होने लगी। जब भी उन्हें खाना बनाने में कोई भी तकलीफ़ होती थी, वे तुरंत ही नीलम से उस खाना बनाने वाली रेसिपी को सीख लिया करते थे। अब तो रामनारायण जी एक बैंक से दूसरी बैंक और फिर तीसरी बैंक में टिफ़िन सर्विस शुरू करने लगे। तभी वहाँ बाहर से पढ़ाई करने के लिए आए हुए कुछ बच्चे उनके घर में किराए पर रहने लगे, जिससे रामनारायण जी का अब अकेलापन भी दूर हो गया था। तभी उनमें से कुछ बच्चों ने एक दिन रामनारायण जी की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और उनके खाने की बहुत तारीफ करी। देखते ही देखते रामनारायण जी का वह वीडियो आग की तरह वायरल होने लगा। दूर दूर से लोग अब रामनारायण जी के हाथ का खाना खाने के लिए आने लगे। 75 साल के रामनारायण जी के हाथों में खाने का ऐसा स्वाद देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती। अब तो रामनारायण जी सोशल मीडिया के जरिए लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। एक दिन सोशल मीडिया पर उनकी बहू ने जब उनका ये वीडियो देखा तो उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे सर पर आसमान ही टूट पड़ा हो, मानो काटो तो खून नहीं। रोशनी ने तुरंत आलोक को दिखाते हुए बोली, देखो तुम्हारे बाबूजी के खाने की चर्चा पूरे देश में हो रही है। कितना कमाते होंगे ना तुम्हारे बाबूजी। बाप रे बाप, तुम्हारी नौकरी से तो हमारे घर का गुजारा भी कितनी मुश्किल से चलता है। उधर देखो तुम्हारे बाबूजी नोट पर नोट छाप रहे हैं। अरे अपने बाबूजी से कुछ मदद क्यों नहीं मांग लेते? आखिर इकलौते बेटे हो तुम उनके। कमा कमा कर किसको देंगे वह? दीपक तुम एक काम क्यों नहीं करते? जब उनका काम इतना अच्छा चल ही रहा है तो क्यों ना हम उन्हीं के पास जाकर रहें। और वैसे भी तुम्हारी माँ तो अब जीवित नहीं है और बाबूजी को भी अकेलापन लगता होगा। और तुम्हारे बाबूजी हमारे बेटे राम को भी कितना प्यार करते हैं। अपने पोते के बिना तो वे रह नहीं पाएंगे। अपनी पत्नी की बातों को मानकर दीपक अपने बाबूजी के पास जाने की योजना बनाने लगा। अगले ही दिन दोनों अपने बेटे के साथ रामनारायण जी के घर पहुंच गए। वहां का दृश्य देखकर बहू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां तो जैसे मेला लगा हुआ था। चारों तरफ से घिरे हुए रामनारायण जी यह देखकर दोनों थोड़ी देर के लिए अलग से खड़े हो गए। रोशनी और दीपक आज अपने ही घर में अपने आप को पराया महसूस कर रहे थे। रामनारायण जी ने तो उन्हें बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी उनको नज़रअंदाज करके वह अपने काम में लगे रहे। थोड़ी भीड़ कम होने पर बहू बेटा दोनों रामनारायण जी के पास उनके चरण में जाकर गिर गए। रामनारायण जी ने भी अपने चेहरे पर कोई भावना ना दिखाते हुए उन दोनों को आशीर्वाद दिया और अपने पोते को इतने दिनों बाद देखकर खूब सारा प्यार किया और फिर अपने काम में लग गए। इतने दिनों में दीपक ने पीछे से आवाज़ लगाई, बाबूजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से हम आपके पास ही रहना चाहते हैं। तभी रामनारायण जी ने उन्हें तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, अच्छा लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ। इस बुढ़ापे में इज्जत के साथ रहना चाहता हूँ, किसी के घर का नौकर बनकर नहीं। अब ये सब लोग मेरा परिवार हैं, लेकिन बाबूजी
इस घर पर हमारा भी कुछ हक है। बहू रोशनी ने कहा तो रामनारायण जी बोले, बहू हक तो तुम लोग उस दिन ही ख़त्म हो गया था जिस दिन तुम्हारी माँ तुम्हारे घर से बेइज्जत होकर निकली थी। दूर हो जाओ, भूख लगी होगी, बिना खाना खाए मत जाना और रास्ते के लिए भी पैक करा लेना। तुम्हारी माँ कहती थी घर पर अगर दुश्मन भी आए तो उसे बिना खाना खाए नहीं भेजना चाहिए। तभी रामनारायण जी यह कहकर वहाँ से अपने काम में व्यस्त हो गए। उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव से झलक रहे थे और दोनों बहू बेटे अपना सा मुँह लटकाए अपने घर वापस चले आए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? बहू बेटे ने अपने माँ बाप के संग ऐसा किया, उनको सबक सिखाने के लिए रामनारायण जी ने जो किया, क्या वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के संग। आपके कमेंट का हमें तहे दिल से इंतज़ार रहता है। जय श्री राम दोस्तों, फिर मिलेंगे।